हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप एंड अड्डा 24x7। तो इन दोनों के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीएस एनसीईआरटी बैच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रविंद्र सिंह आपको इस बैच के बारे में कुछ जनरल टॉपिक्स चीज़ें कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, बैच स्टार्ट करने से पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लें जिससे आपको ये पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके कहाँ काम आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब तक ये फ्री क्लासेस आपके जो ऐप के ऊपर जो ये चलने वाली हैं, तो इस पूरी अवधि में आपके क्या होगा कि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद रहेगा। तो चूंकि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद है, तो आप लोगों में से किसी के मन में अगर कोई डाउट आता है तो अभी आपके तात्कालिक फैसिलिटी ये दी गई है कि आप इस नंबर पे इमीडिएट व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है, ठीक, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लाइव चैट की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। ठीक है, जैसे ही लाइव चैट की फैसिलिटी आपके ऐप पर चालू होगी, उसके बाद इस नंबर की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अब हम आते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जीएस एनसीईआरटी आपके ये जो बैच है, ठीक है, तो ये बैच में जो ये वर्ड है आपके, इस वर्ड का आपके अर्थ क्या है इसको हम समझ लें। तो जीएस आपके स्टैंड फॉर जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ठीक, दूसरा वर्ड है आपके एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी शुरुआत कहां से, एनसीईआरटी। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी आपके है क्या, पहले तो हम ये समझ लें। ठीक है, एनसीईआरटी आपके ये जो वर्ड है, एनसीईआरटी स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भारत सरकार की आपकी एक संस्था है और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1961 यानी 1961 में। ठीक है, इस संस्था के गठन का उद्देश्य जो था वो आपके ये था कि आपके स्कूली जो शिक्षा होती है या स्कूली जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का निर्धारण करना। ठीक है, यानी कि आपके एनसीईआरटी का जो आपके उद्देश्य था गठन का, वो आज था कि एक तो आपके जो स्कूली एजुकेशन है उसके सिलेबस का निर्धारण करना, कि सिलेबस का इस तरह से निर्धारण किया जाए कि जैसे जैसे बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती जाए, ठीक, तो आपके बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए घटनाओं से और नित्य आती हुई चीजों से उसे क्या किया जाए, अवगत कराया जा सके। इस प्रकार के सिलेबस का निर्धारण किया जा सके। ठीक, जैसे जैसे बच्चे की समझ हो उसके अकॉर्डिंग आपके निर्धारित किया जाए जो स्कूली एजुकेशन है उसके सिलेबस को। और साथ ही आपके इसका दूसरा काम था आपके क्या, ट्रेनिंग किसमें, एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, जिससे कि आपके एजुकेशन की कुछ नई मेथड्स आपके सामने निकल के आए जो आपके बच्चों को ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा देने में आपके क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यह समझा कि एनसीईआरटी का आपके ये उद्देश्य क्या था, पहली चीज। अब हम आते हैं इससे आगे। तो एनसीईआरटी आपके है क्या, भारत सरकार की आपकी एक संस्था। ठीक, 1961 में इसका गठन हुआ। इसका आपके काम क्या है, इसका काम आपके ये है कि आपके जो स्कूली एजुकेशन का जो सिलेबस होता है आपके, उसको इस तरह से डिजाइन करना कि बच्चे की जैसे जैसे समझ हो उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में एक क्या हो, एक वृद्धि, उसकी क्वालिटी को इनरिच किया जा सके और बच्चा बेहतर तरीके से कैसे समझ सके, इस संदर्भ में रिसर्च करना। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। अब हम यहां दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि इस एनसीईआरटी में आपके सिलेबस तो ये पूरी आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का निर्धारित करती है ये एनसीईआरटी, लेकिन हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी में क्या स्टडी करेंगे, इस सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक, कि क्या स्टडी करेंगे। तो चूंकि हम जो भी स्टडी करेंगे यहां हम वो करेंगे अपने उद्देश्य के हिसाब से। तो हमारा जो आपके उद्देश्य है वो आपके क्या होगा कि आपके जो आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को जो आप लोग अपीयर होते हैं, लाइक आपके आईएएस, स्टेट पीएस, पीसीएस, इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे कि आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ,
ठीक, इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं में आपके जनरल स्टडीज की एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो सके और जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में आपके आते हैं उसको क्या कर सके आप बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे आपके क्या, क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स, ये हमारा उद्देश्य इसमें है क्या कि स्टडी करने वाले क्या है इसमें, हम एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी करने वाले हैं कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक। अब क्वेश्चन आपके ये आया कि कक्षा 12 तो आप सभी लोग पास हो, सभी लोग क्लास 12 पास करके आए हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये स्टडी करना क्यों है। ठीक है, तो यहां सबसे बड़ा प्रश्न आपको ये स्टडी करने का आपके ये इसलिए है कि आप जब कक्षा 6 में थे तब आपका उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से मगिंग करके इस कक्षा 7 में पहुंच जाएं। आपका उद्देश्य समझना नहीं था, आपका उद्देश्य क्या था कि किसी तरीके से कक्षा 7 में पहुंच जाए। जब कक्षा 7 में या क्लास 7 में आप आए तब आपका उद्देश्य था कि इस सिलेबस को पढ़ के क्लास 8 में पहुंच जाए, क्लास 9 में पहुंच जाए, क्लास 10 में पहुंच जाए। यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब आपका जो उद्देश्य था वो नॉलेज हासिल करना नहीं था, आपका सिर्फ उद्देश्य था कि एक क्लास कैसे आगे एनरिच हो। तो वहां आपने अपनी समझ को विकसित नहीं किया। ठीक, आपने सिर्फ चीजों को उतना ही समझा और उतना ही जाना जो आपको पास कराने के लिए जरूरी थी या अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी थी। इससे ज्यादा आपने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी क्या, क्लास 6 से क्लास 12 की जो हम लोगों की जो व्यवहारिक समस्या थी, ये सारे स्टूडेंट्स की समस्या है। ठीक है, अब यहां चूंकि ये समस्या है, अब आगे देखते हैं। अब आगे आके प्रेजेंट में अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों। प्रेजेंट में आपके इसकी जरूरत यह पड़ी कि एक तो यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम में आपके जो जीएस के क्वेश्चंस का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो स्पेशली आपके क्लास 6 से क्लास 12 तक आपके जीएस के क्वेश्चंस का लेवल होता है। ये समझ लीजिए इवन आपके सिविल आईएएस प्रीलिम्स तक आपके कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जीएस का क्वेश्चन नहीं होता। यहां एनसीईआरटी लेवल का ही चूंकि क्वेश्चन होता है, इसीलिए हमें स्टडी करना है आपके क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी एक बेहतर समझ के साथ। ठीक है, तो हम यहां स्टडी करने वाले हैं क्या, क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब हम जो एनसीईआरटी आपके पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखें तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसमें हम किन एग्जाम को आपके फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें आपके, तो इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य आपके ये है कि सबसे पहले तो हम उठाते हैं आपके आईएएस। ठीक है, आईएएस की हम अगर बात करें तो आपके आईएएस के एग्जाम में एक तो हुआ प्रीलिम्स और एक हुआ आपके मेंस। ठीक है, दो एग्जाम आपके हुए। अब सिर्फ एनसीईआरटी की भूमिका को हम आईएएस के एग्जाम में देखते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज आपके जो एनसीईआरटी पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग पहला उद्देश्य। ठीक, यानी कि आपके जो आपका आधार है या आपकी तैयारी की जो नींव है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि उस स्ट्रॉन्ग बिल्ड आपके फाउंडेशन के ऊपर आप क्या कर सको, एक बेहतर जीएस की संरचना का निर्माण कर सको। ठीक है, दूसरी खास बात आपके ये है हमारा एनसीईआरटी को आपके पढ़ने का, ठीक, क्या, इजी अंडरस्टैंडिंग। इजी अंडरस्टैंडिंग यानी कि किसी भी टॉपिक पे जो सबसे सरल तरीका समझने का जो आपके है वो हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर। ठीक, और तीसरा जो हमारे जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य है आपके कोर नॉलेज। कोर नॉलेज या कोर फैक्ट्स। कोर फैक्ट्स
यानी कि बिल्कुल कोर एंड क्रक्स जो आपके नॉलेज किसी भी विषय पर आपके होती है, या जो आपके कोर फैक्ट्स आपको जानना जो जरूरी होते हैं, ठीक है, उनको समझना है हमारा उद्देश्य। ठीक, अब ये 3 तो हमारे प्राथमिक उद्देश्य होंगे इस एनसीईआरटी बैच को पढ़ने के। अब इसके बाद में अब हम आगे आए, अब ये एनसीईआरटी सबसे पहले करेगा क्या, जीएस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा। ठीक, आपकी कोर नॉलेज या कोर फैक्ट्स को इंप्रूव करेगा और एक समझने का एक इजी तरीका डेवलप आपके करेगा एनसीईआरटी। ये हमने यहां तक देखा। अब थोड़ा सा हम यहां व्यवहारिक एग्जाम में आते हैं कि ये जो आपके एनसीईआरटी है ये आपके एग्जाम में व्यवहारिक क्या मदद करेगा। ठीक है, तो समझना, अगर हम आईएएस प्रीलिम्स की बात करें तो आईएएस प्रीलिम्स का आपके जो एवरेज आपके जो कट ऑफ होता है ना, वो आपके जीएस में पेपर 1 में वो 55 क्वेश्चन। ठीक, और सिर्फ एनसीईआरटी से आपके 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएएस प्रीलिम्स में। सबसे पहली चीज, पिछले कई सालों के कट ऑफ को हम देखें तो एवरेज कट ऑफ 55 क्वेश्चन यानी 110 नंबर, ये एवरेज कट ऑफ हुआ। ठीक, और 50 से 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रीलिम्स में आपके मिलते हैं, किससे, एनसीईआरटी से। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है किसमें, आईएएस के एग्जाम में। ठीक है, यानी कि सिर्फ एनसीईआरटी पे भी आपकी अगर कमांड अच्छी है तो आप आईएएस प्रीलिम्स को बड़ी आसानी से क्रैक करने की स्थिति में आ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझना, जब हम आईएएस मेंस के सिलेबस की हम बात करें तो आईएएस मेंस के अंदर जो सिलेबस है, ठीक, वो सिर्फ 2 चीजों से डिजाइन आपके होता है, या सिर्फ 2 ही चीजें आपके उस सिलेबस के लिए जरूरी हैं। पहला तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको एनसीईआरटी से मिलती है, और दूसरा आपके करंट अफेयर्स, क्योंकि आईएएस मेंस में जो क्वेश्चन होगा, अगर आपका बेस सही है और उस बेस को करंट में लिखने की आपकी क्षमता है, तभी आप आईएएस मेंस के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप आईएएस मेंस के 50% सिलेबस को आप कवर करने की क्षमता रखते हैं। ठीक, यानी कि एनसीईआरटी आपको वो अंडरस्टैंडिंग देगी जिससे कि आप आईएएस मेंस के लगभग 50% सिलेबस को समझने की क्षमता विकसित कर लेंगे। और इसमें अगर हम कुछ ऑप्शनल की बात करें, लाइक ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल, ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल में अगर आपने सिर्फ 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है तो इवन आप यकीन मानना आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शनल तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी निकलवा देगी। ठीक, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी के सारे पैटर्न को आप देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि ऑप्शनल में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी इवन बुक और कोई भी इवन नोट्स। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब हम यहां देखते हैं कि आपके ये जो एनसीईआरटी है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंस एग्जाम में 50% क्वेश्चन आपके फंसा रही है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4-5 सालों से मेंस का जो आपके कट ऑफ जा रहा है ना, वो सिर्फ 45% कट ऑफ, यानी कि मेंस एग्जाम जो क्वालिफाई हो रहा है वो 45% पे क्वालिफाई हो रहा है। ठीक, यानी कि आपके 1750 नंबर का आपके जो ये मेंस है आईएएस में, उसमें से अगर 45% भी आप लाने में सक्सेस हुए तो आप मेंस को क्वालिफाई करके सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। तो बहुत वास्ट नॉलेज हासिल करने की अपेक्षा अगर हम सिर्फ इस नॉलेज पे भी अगर फोकस कर दें तो हम आईएएस निकालने की एक बेहतर स्थिति में होंगे। आप लोग जो एग्जाम पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर में, कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कोचिंग ही नहीं ली। अब जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, ठीक, तो यकीन मानना ये वो लोग हैं जिन्होंने इस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक, और सिर्फ इसी की दम पे और करंट अफेयर्स की दम पे ये एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़े हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हुआ। अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी को आपके पढ़ने का, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके ये है, अब डिफरेंट जो आपके एग्जाम है, जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम, जैसे कि आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम के आपके अलावा, ठीक, स्टेट पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस के अलावा स्टेट के जो जुडिशरी एग्जाम होते हैं, स्टेट के कौन से एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपीएससी के द्वारा आपके आयोजित कुछ एग्जाम, जैसे कि सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक, इन तीनों ही एग्जाम में आपके जो सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो है आपके जनरल स्टडीज, जीएस। और इनमें जीएस के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके होते हैं किससे, एनसीईआरटी से।
ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि ये जितने भी एग्जाम आप जो बड़े एग्जाम देख रहे हैं देश के बड़े एग्जाम में आपके डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे आपके एनसीईआरटी से होते हैं। और दूसरा एक बात और याद रखना है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके कोई क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमेशा आपके कोई आयोग मानेगा जो एनसीईआरटी में आंसर दिया गया होगा। कई बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं और इन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के जो आपके आंसर जो आपके सही माने जाते हैं वो आपके किससे माने जाते हैं? एनसीईआरटी से। ठीक, तो ये हमने देखा सबसे पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम सामान्य भाषा में अगर समझें तो एनसीईआरटी को पढ़ने का या पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एक तो जीएस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाए, आपको कोर नॉलेज हासिल हो जाए, इजी वे में आप चीजों को समझ सकें और इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आपके जो जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप इतनी सामर्थ्य हासिल कर लें कि उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहां अगला पॉइंट। एनसीईआरटी में इसमें हम सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो हम सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर आपके जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट्स की अगर हम यहां बात करें तो यहां हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स जो पढ़ने वाले हैं आपके वो कौन कौन से? पहला पॉलिटी, ठीक, दूसरा आपके हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमी और पांचवा जनरल साइंस। यानी कि इन 5 सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। अब यहां हमने ये 5 ही सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किए हैं जबकि एनसीईआरटी तो और भी आपके सब्जेक्ट्स की आती हैं। तो इन 5 सब्जेक्ट्स को आपके सिलेक्ट करने का आधार हम लोगों ने ये रखा है कि भारत के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ये 5। ठीक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया के अंदर छोटे लेवल से लेके आईएएस प्रीलिम्स लेवल तक का है तो उसमें ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, इसी आधार पे हमने यहां जो सब्जेक्ट्स का निर्धारण किया है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। अब इसमें जो हम एनसीईआरटी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम इन 4 सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6 to 12th क्लास। कौन से 4 सब्जेक्ट की? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट की जो आपको एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है वो 6 to 12th क्लास। इसको आप लोग अभी समझ लें। ठीक है, वहीं जनरल साइंस की जो आप बुक पढ़ेंगे, जनरल साइंस की जो आप किताब पढ़ेंगे या जनरल साइंस में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो 6 to 10th क्लास। इसके पीछे रीजन ये है कि जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 6वीं से 10वीं स्टैंडर्ड तक के ही आपके एसएससी से लेके, एसएससी तो बहुत छोटा एग्जाम हो गया, आईएएस प्रीलिम्स तक, ठीक, 10वीं क्लास से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, यानी कि 6वीं से 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा हमारे किसका? जनरल साइंस का। ठीक, तो ये हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ये देखा कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और किन सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे। अब अगला पॉइंट आप लोग समझना कि एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा। हम अपने मेथड्स को भी देख लें, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां अपने तरीका या मेथड की बात करें, ठीक, तरीका यानी कि मेथड, इसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग। यहां तरीका क्या रहेगा, ठीक है। अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहां 2 चीजें आपके आती हैं। ठीक है, 2 चीजें आपके क्या आती हैं? 2 चीजें आपके ये आती हैं कि पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़े। क्लास वाइज का मतलब 6th, 7th, 8th, -12th। बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम आपको 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ाएं, फिर 7वीं की पढ़ाएं, फिर 8वीं की पढ़ाएं, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की। एक तरीका तो ये रहा। अब यहां ये जो आपके क्लास वाइज जो आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, पढ़ तो हम ऐसे भी सकते हैं। इस क्लास वाइज एनसीईआरटी को पढ़ने में एक समस्या है।
ठीक, समस्या आपके क्या, एनसीईआरटी के अंदर आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये टॉपिक्स की खास बात आपके ये है कि ये आपके रिपीट किए गए हैं बार बार। ठीक है, रिपीट किए गए हैं बार बार, और इसमें आपके कई जगह आपके क्या है, लिंकिंग की कमी है। लिंकिंग की कमी आपके कैसे है, जैसे कि हम आते हैं ज्योग्राफी, इसका एक एग्जांपल है। ज्योग्राफी में आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया गया है इंडियन मानसून। क्लास 9th के बच्चे को इंडियन मानसून का टॉपिक समझना है। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक, अब आप सीधा क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और आप इंडियन मानसून को पढ़ते हैं, तो यकीन मानिए आपको यह समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मानसून आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक, विंड्स का कंसेप्ट आपके क्या होता है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता तीन, तब तक आप मानसून के कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके ये हुआ कि दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि दूसरा आपके ये जो तरीका है वो हो गया टॉपिक वाइज हम पढ़े। टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज का मतलब आपके ये होता है कि आपके जीएस के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा, और यही तरीका होगा हमारे समझने का। यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब हम सारे टॉपिक के बीच में आपके क्या बना लें, एक क्रोनोलॉजी बना लें, यानी कि एक सीक्वेंस बना लें। ठीक, यह हुआ सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस आपके ऐसे, ठीक, सीक्वेंस आपके ऐसे कि जैसे कि अगर आपको, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आपको पता है, ठीक, तो आप आसानी से समझ पाएंगे प्रेशर। प्रेशर अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे विंड्स। विंड्स आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे रेन। रेन आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, यही सीक्वेंस होगा ना। अगर आपको यह पता है कि टेम्परेचर या तापमान के कंसेप्ट क्या है, तो बड़ी आसानी से आप प्रेशर के भी समझेंगे। यानी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बेस्ड होंगी विंड्स, विंड्स के ऊपर बेस्ड हो गई रेन, और रेन के ऊपर बेस्ड हो गई नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, यानी यहां क्या हुआ, आपने देखा कि आपके यहां जो टॉपिक्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर आपके क्रोनोलॉजी होती है। टॉपिक्स के बीच में आपके क्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, ये आपने देखा। तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना, ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, तो हम लोग जो एनसीईआरटी आपके जो रीड करने वाले हैं वो आपके करेंगे किस आधार पे, टॉपिक वाइज। यानी कि हमने पूरी एनसीईआरटी की एक क्रोनोलॉजी आपके डेवलप की हुई है। पहली चीज तो ये, पूरी एनसीईआरटी की हमने आपके क्या डेवलप की हुई है, एक प्रॉपर आपकी क्रोनोलॉजी डेवलप की हुई है। ठीक है, और इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे आपके किसको, एनसीईआरटी को। हर सब्जेक्ट की आपके एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होगी। ठीक, क्रोनोलॉजी जैसे कि मान लिए फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम सबसे पहले आपके यहां देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके क्राउड कैसे बनता है, ग्रुप यानी समूह कैसे बनता है, समूह से आपकी कम्युनिटी कैसे बनती है, कम्युनिटी से नेशन कैसे बनता है, नेशन से स्टेट कैसे बनती है, फिर हम स्टेट के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। यानी कि एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी से हम समझने की कोशिश करेंगे आपके किसको, हर टॉपिक को। ठीक है, तो यहां हम करेंगे क्या, यहां जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कैसे, क्लास वाइज ना पढ़ के हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और सारे टॉपिक के बीच में एक सीक्वेंस या एक क्रोनोलॉजी आपके होगी जिसके आधार पर हम एनसीईआरटी को आपके रीड करेंगे। ठीक, ये सबसे पहले हम लोगों ने समझा। अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो ड्यूरेशन है वो आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके क्या रहेगी। ठीक है, तो इस कोर्स से पहले हम सबसे पहले देखें कि ये जो आपके एनसीईआरटी का ये जो लाइव बैच है, ये लाइव बैच आपके डेली 7 PM to 9 PM, ठीक, यानी 7 PM के आसपास से स्टार्ट होगा और आपके वही 8:30 से 9 बजे आपके पर डे आपके ये चलेगा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे पर डे की आपकी इसकी अवधि रहेगी। मंडे से फ्राइडे का आपके अभी ये जनरल बैच रहेगा।
दूसरी चीज। और तीसरा यहां जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगभग इसका जो बैच की जो आपके कंप्लीट जो ड्यूरेशन आपके रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन, ये लगभग 6 महीने में आपके कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके ये एनसीईआरटी बैच आपके ये यूजफुल किस किस के लिए है। तो यूजफुल आपके किस किस के लिए है, तो सबसे पहले हम देख लें, वे लोग आपके जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है, या वे लोग जो ग्रेजुएशन में हैं, और जो लोग आपके आईएएस की तैयारी करना आपके चाहते हैं। ठीक, तो उनके लिए आपके जो पूरा 1 साल का पूरा जो पैटर्न है, यानी कि जो शुरू का जो 1 साल उन्हें देना है, वो देना है किस पे, एनसीईआरटी के आपके ऊपर। ठीक, तो एक तो उनके लिए जो आईएएस बिगिनर्स हैं। अब सिर्फ आईएएस बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इवन जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो मेंस में आपके 50 से 60% क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से प्रीलिम्स में भी 50 से 60% क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो यहां भी आपको जरूरत है एनसीईआरटी को पढ़ने की। इसके अलावा आपके यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित आपके जो 3 सबसे बड़े और एग्जाम होते हैं आईएएस के अलावा, ठीक है, कौन कौन से, एक आपके सीएपीएफ, दूसरा आपके सीडीएस और तीसरा एनडीए। इनमें जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। और तीसरा आपके स्टेट पीसीएस और स्टेट जुडिशरी के भी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब एनसीईआरटी से आपके होते हैं। ये बैच उनके लिए भी आपके जरूरी है। ठीक है, तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि एनसीईआरटी आपके है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या तरीका होगा, इन सारी चीजों को समझा। इन सारी चीजों से आपके रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9990962858। सिर्फ व्हाट्सअप करके, ठीक, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब आपके डाउट का मिल जाएगा। पहली चीज आपकी ये रही। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी टॉपिक्स के ऊपर कि हम किस सब्जेक्ट से इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके जो एनसीईआरटी जो आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये स्टार्ट करेंगे आपके किससे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, हम इससे इस बैच को आपके स्टार्ट करने वाले हैं। क्या रहेगा, तो अब ठीक है, तो अब अगर हम यहां अपने तरीका या मेथड की बात करें, ठीक, तरीका यानी कि मेथड, इसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग। यहां तरीका क्या रहेगा, ठीक है। अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहां 2 चीजें आपके आती हैं। ठीक है, 2 चीजें आपके क्या आती हैं, 2 चीजें आपके ये आती हैं कि पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़े। क्लास वाइज का मतलब 6th 7th 8th डैश 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 12th। बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम आपको 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ाएं, फिर 7वीं की पढ़ाएं, फिर 8वीं की पढ़ाएं, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की। एक तरीका तो ये रहा। अब यहां ये जो आपके क्लास वाइज जो आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, पढ़ तो हम ऐसे भी सकते हैं। इस क्लास वाइज एनसीईआरटी को पढ़ने में एक समस्या है। ठीक, समस्या आपके क्या, एनसीईआरटी के अंदर आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये टॉपिक्स की खास बात आपके ये है कि ये आपके रिपीट किए गए हैं बार बार। ठीक है, रिपीट किए गए हैं बार बार, और इसमें आपके कई जगह आपके क्या है, लिंकिंग की कमी है। लिंकिंग की कमी आपके कैसे है, जैसे कि हम आते हैं ज्योग्राफी, इसका एक एग्जांपल है। ज्योग्राफी में आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया गया है इंडियन मानसून। क्लास 9th के बच्चे को इंडियन मानसून का टॉपिक समझना है। ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है। ठीक, अब आप सीधा क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और आप इंडियन मानसून को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको यह समझ में ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मानसून आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक, विंड्स का कंसेप्ट आपके क्या होता है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता 3, तब तक आप मानसून के कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके ये हुआ कि दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि दूसरा आपके ये जो तरीका है वो हो गया टॉपिक वाइज हम पढ़े। टॉपिक वाइज,
टॉपिक वाइज का मतलब आपके ये होता है कि आपके जीएस के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा, और यही तरीका होगा हमारे समझने का। यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब हम सारे टॉपिक के बीच में आपके क्या बना लें, एक क्रोनोलॉजी बना लें, यानी कि एक सीक्वेंस बना लें। ठीक, यह हुआ सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस आपके ऐसे, ठीक, सीक्वेंस आपके ऐसे कि जैसे कि अगर आपको, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आपको पता है, ठीक, तो आप आसानी से समझ पाएंगे प्रेशर। प्रेशर अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे विंड्स। विंड्स आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे रेन। रेन आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति। ठीक, यही सीक्वेंस होगा ना। अगर आपको यह पता है कि टेम्परेचर या तापमान के कंसेप्ट क्या है तो बड़ी आसानी से आप प्रेशर के भी समझेंगे। यानी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बेस्ड होंगी विंड्स, विंड्स के ऊपर बेस्ड हो गई रेन, और रेन के ऊपर बेस्ड हो गई नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, यानी यहां क्या हुआ, आपने देखा कि आपके यहां जो टॉपिक्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर आपके क्रोनोलॉजी होती है। टॉपिक्स के बीच में आपके क्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, ये आपने देखा। तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे समझना, ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, तो हम लोग जो एनसीईआरटी आपके जो रीड करने वाले हैं वो आपके करेंगे किस आधार पे, टॉपिक वाइज। यानी कि हमने पूरी एनसीईआरटी की एक क्रोनोलॉजी आपके डेवलप की हुई है। पहली चीज तो ये, पूरी एनसीईआरटी की हमने आपके क्या डेवलप की हुई है, एक प्रॉपर आपकी क्रोनोलॉजी डेवलप की हुई है। ठीक है, और इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे आपके किसको, एनसीईआरटी को। हर सब्जेक्ट की आपकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होगी। ठीक, क्रोनोलॉजी जैसे कि मान लिए फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम सबसे पहले आपके यहां देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके क्राउड कैसे बनता है, ग्रुप यानी समूह कैसे बनता है, समूह से आपकी कम्युनिटी कैसे बनती है, कम्युनिटी से नेशन कैसे बनता है, नेशन से स्टेट कैसे बनती है, फिर हम स्टेट के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। यानी कि एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी से हम समझने की कोशिश करेंगे आपके किसको, हर टॉपिक को। ठीक है, तो यहां हम करेंगे क्या, यहां जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कैसे, क्लास वाइज ना पढ़ के हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और सारे टॉपिक के बीच में एक सीक्वेंस या एक क्रोनोलॉजी आपके होगी जिसके आधार पर हम एनसीईआरटी को आपके रीड करेंगे। ठीक, ये सबसे पहले हम लोगों ने समझा। अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो ड्यूरेशन है वो आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके क्या रहेगी। ठीक है, तो इस कोर्स से पहले हम सबसे पहले देखें कि ये जो आपके एनसीईआरटी का ये जो लाइव बैच है, ये लाइव बैच आपके डेली 7 PM टू 9 PM, ठीक, यानी 7 PM के आसपास से स्टार्ट होगा और आपके वही 8:30 से 9 बजे आपके पर डे आपके ये चलेगा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे पर डे की आपकी इसकी अवधि रहेगी। मंडे से फ्राइडे का आपके अभी ये जनरल बैच रहेगा। दूसरी चीज, और तीसरा यहाँ जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगभग इसका जो बैच की जो आपके कंप्लीट जो ड्यूरेशन आपके रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन, ये लगभग 6 महीने में आपके कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके ये एनसीईआरटी बैच आपके ये यूजफुल किस किस के लिए है। तो यूजफुल आपके किस किस के लिए है, तो सबसे पहले हम देख लें, वे लोग आपके जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है, या वे लोग जो ग्रेजुएशन में हैं, और जो लोग आपके आईएएस की तैयारी करना आपके चाहते हैं। ठीक, तो उनके लिए आपके जो पूरा 1 साल का पूरा जो पैटर्न है, यानी कि जो शुरू का जो 1 साल उन्हें देना है वो देना है किस पे, एनसीईआरटी के आपके ऊपर। ठीक, तो एक तो उनके लिए जो आईएएस बिगिनर्स हैं, अब सिर्फ आईएएस बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इवन जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो मेंस में आपके 50 से 60% क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से प्रीलिम्स में भी 50 से 60% क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो यहां भी आपको जरूरत है एनसीईआरटी को पढ़ने की। इसके अलावा आपके यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित आपके जो 3 सबसे बड़े और एग्जाम होते हैं आईएएस के अलावा, ठीक है, कौन कौन से, एक आपके सीएपीएफ, दूसरा आपके सीडीएस और तीसरा एनडीए। इनमें जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। और तीसरा, आपके स्टेट पीसीएस और स्टेट जुडिशरी के भी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब एनसीईआरटी से आपके होते हैं, ये बैच उनके लिए भी आपके जरूरी है। ठीक है, तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि एनसीईआरटी आपके है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या तरीका होगा, इन सारी चीजों को समझा। इन सारी चीजों से आपके रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9990962858। सिर्फ व्हाट्सअप करके ठीक आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब आपके डाउट का मिल जाएगा। पहली चीज आपकी रही।